धन्यवादाः आचार्याः प्रमुखचन्द्र मिश्रवर्याः। वस्तुतः इमे आचार्याः संस्कृतसाहित्यकृते भूरि परिश्रमः अपि झटित्येव श्लोकात्मकशैल्या एव स्वकीयं स्वागतं व्याहरन्ति। वयं तावत् धन्यधन्यः एतादृश आचार्याः अस्माभिः संयुक्ताः सन्तः प्रतिरविवासरम् अस्मान् प्रोत्साहयन्ति। अनेन प्रोत्साहनेन वयमपि प्रोत्साहिताः सन्तः तथैव संस्कृतभारत्याः सेवायै निमग्नाः स्मः। अस्तु, इदानीं समयः समागतः। आचार्य हरिकृष्णतत्त्वज्ञान मध्ये आगमिष्यन्ति। यदा आगमिष्यन्ति तेषाम् आशीर्वादं वयं स्वीकुर्मः। इदानीं साक्षात् एव प्रविशामः अस्माकं यः विषयः वर्तते तं विषयं वर्तते। अतः उत्तमसिंहमहोदयाः सम्प्रार्थन्ते इदानीं स्वकीयं विषयम् उपस्थापयन्तु। ब्राह्मीलिपिपरिचयः, ब्राह्मीलिपि मध्ये अक्षराणां परिचयः, संख्यानां च परिचयः इदानीं भविष्यति। अस्तु, प्रारभ्यताम्। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलिए, शुरू करिए। आम महोदय आम। विद्युत कल्पना जाल गंभीरोदार उमाकांति थोड़ा म्यूट कर दीजिए आपका, नहीं तो इधर नहीं आएगा। उमाकांति समंत स्मरण ठीक है। सर्वेभ्यो नमो नमः। ब्राह्मी लिपि अध्ययन विषयक इस कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम ब्राह्मी लिपि के स्वरों, व्यंजनों, मात्राओं का अध्ययन करेंगे और अंक कैसे लिखे जाते हैं ये भी देखेंगे। मैं बोर्ड पर लिखता हूं, आप देखिए, और जो लिखना चाहें वो एक नोटबुक में लिख सकते हैं। जहां कोई अक्षर समझ में नहीं आए आप मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से लिख करके बताऊं। दरअसल ब्राह्मी लिपि में हमें जो मिल रहे हैं अभिलेख, वो पत्थर पर लिखे हुए मिलते हैं। तो प्राथमिक दृष्टया हम ये कह सकते हैं कि ब्राह्मी का जो लेखन हो रहा है वो पत्थर पर टाकी हथौड़े के द्वारा हो रहा है। और अभिलेखों को लिखवाते समय एक जो राज पंडित हैं, राज पंडित के पास वो अभिलेख पहले से एक कपड़े पर अथवा ताड़पत्र पर होता है, और वो राजगुरु जो एक लिपिक हैं उनके साथ वहां खड़े होकर के पत्थर पर उनको लिखवाते हैं जिससे कोई गलती ना हो। तो वो टाकी हथौड़े से लिखेगा। तो प्राथमिक जो लेखन का जो है एक सिस्टम ऐसा होगा, जैसे आप इसको कलम को एक टाकी समझ लें और ये हथौड़े से ऐसे ठोक करके ऐसे इस प्रकार से ठोका जाएगा, यानी कि ऐसे कुछ अक्षर बनाने की कोशिश की जाएगी। जैसे हम क बनाते हैं तो एक ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाई, उसी प्रकार से फिर आपको एक स्लीपिंग लाइन बनाए, तो ये आपका क हो जाएगा। अर्थात ये मेरा बताने का मतलब ये है कि ब्राह्मी लिपि में ज्यादातर अक्षरों को इन पड़ी पाई या खड़ी पाई, इन दो से जो है बहुत सारे अक्षरों को बनाया गया है, क्योंकि ये टाकी हथौड़े से पत्थर पर लिखने में सरल है। इसलिए अक्षरों की आकृतियों में इन दो पाइयों का, या स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन कह सकते हैं, इनका बहुत अक्षरों को बनाते समय उपयोग हुआ है। तो मैं लिख करके बताता हूं आपको। स्वर वर्णों से शुरू करते हैं हम लोग। जैसे आ है तो ये अ एक स्टैंडिंग लाइन, और इसमें लेफ्ट साइड में एक ऐसा पौ जैसा जोड़ा, और नीचे एक तो जैसा। तो ये हो गया आपका अ। एक तो अ का स्वरूप ऐसा मिलेगा। दूसरा वही स्टैंडिंग लाइन यानी कि खड़ी पाई, और अंग्रेजी के उल्टे के जैसा। ये भी अ कुछ अभिलेखों में मिला। मेरा बोर्ड ठीक से दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? हाँ गुरु महोदय, आम महोदय, आम। अच्छा, तो ये हो गया आपका अ। ओके, आ।
आ लिखना है, अर्थात अ में आ की मात्रा लगानी है। तो पुनः हम अ बनाएंगे, एक प जैसा बनाया, इसके नीचे एक त जैसा जोड़ा देवनागरी के, ये दोनों समान लंबाई में होंगे। और इसमें आ की मात्रा आप यहाँ राइट साइड से में ऊपर से ऐसे लेके जाएंगे, एक स्लिपिंग लाइन लगाएंगे राइट साइड में, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ब्राह्मी लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका आ। कई अभिलेखों में अ में आ की मात्रा यहाँ ऊपर ना लगा करके बीच के हिस्से में हमको लगी हुई मिली, जैसे ये अ और यहां से ये, तो ये भी आ है। अर्थात आ की मात्रा कोई भी अक्षर में बीच तक ऊपर ऊपर लगाना एक ऑथेंटिक प्रयोग तो यह है कि अक्षर के ऊपर लगेगा, लेकिन अभिलेखों में वो अक्षर के बीच के हिस्से तक आपको लगी हुई मिल जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका आ। आगे बढ़े हम लोग। ई, और जो ई है ऐसा 3 डॉट है, एक डॉट ऊपर में, नीचे में एक डॉट और दूसरा डॉट, ये हो गया आपका ह्रस्वीकार। ये गणित में जो है चूंकि और इसलिए के लिए भी ये चिन्ह प्रयोग होता है। तो 3 डॉट है, ह्रस्वीकार हो गया। दीर्घ ईकार, दीर्घ ईकार में सीधा सा जो है फॉर्मूला है, ये जो 3 डॉट है इसको 4 कर दीजिए, अर्थात ये 2 ऊपर 2 नीचे, ये दीर्घ ईकार हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका ह्रस्व ईकार और दूसरा दीर्घ ईकार। आगे बढ़ें। जी सर। जी, और जो ऊ है, ऊ ये अंग्रेजी के एल जैसा। ब्राह्मी लिपि के अक्षरों की आकृतियां बड़ी सरल हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं ये खड़ी पाई पड़ी पाई दोनों को जो है उपयोग करके ऊ बनाया गया। दीर्घ ऊ, दरअसल दीर्घ ऊ अशोक के अभिलेखों में तो नहीं मिला, लेकिन आपको लिखना है तो ऐसा ऊ बनाइए और ऊ में एक ऊ की मात्रा यहां से नीचे में लगाइए, ये दीर्घ ऊ हो जाएगा। एक प्रकार ऐसा है। दूसरा ऊ बनाइए, इसके नीचे में एक खड़ी पाई लगाइए तो भी दीर्घ ऊ हो जाएगा। दरअसल अक्षर के बीच के हिस्से से नीचे में यदि ये खड़ी पाई लगेगी तो वो ऊ की मात्रा होती है। जैसे आपको क में, जैसे ये क है ब्राह्मी का, इसमें यदि ऊ की मात्रा लगानी है तो यहां लेफ्ट टू राइट ऐसे लगेगी, तो ये हो गया आपका कू। ओके, तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, ऊ बनाया और इस ऊ में एक ऊ की मात्रा लगा दी, तो ये दीर्घ ऊ हो गया। और कई बार कुछ ब्राह्मी में कुछ अक्षरों की आकृति क्या है, गोलाकार है, तो उनमें ये वाला ऊ की मात्रा लगाने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो अक्षर के नीचे जो है स्टैंडिंग लाइन लगा दी जाती है। जैसे ये ठ है, अब ठ पूरा गोला है, तो इसमें यहां भी आप ऊ की मात्रा लगा करके ठू लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रयोग बहुत कम मिलता है, क्योंकि हमें ठ में आ की मात्रा का भ्रम कर देगा, क्योंकि आ की मात्रा यहाँ बीच तक होती है। तो ऐसे अक्षरों में ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे ऐसे करके लगी हुई मिलती है, इसीलिए मैंने
दीर्घ ऊ लिखते समय ऊ में ये प्रयोग भी आपको लिख करके बताया। तो इस प्रकार से दो तरह से आपको दीर्घ ऊ जो है आप लिख सकते हैं। वैसे अशोक के अभिलेखों में दीर्घ ऊ प्रयोग नहीं हुआ है। आगे बढ़े। गुरुजी, यहाँ जो अशोकन अभिलेख हैं, इनमें केवल दीर्घ ऊ का प्रयोग नहीं मिलता है अथवा दीर्घ उकार की मात्रा का ही प्रयोग नहीं मिलता है? नहीं, दीर्घ उकार की मात्रा का प्रयोग है, मात्रा का प्रयोग है जी। स्वर वर्ण दीर्घ उकार जो है का प्रयोग नहीं मिलता। इसी प्रकार से ये जो रिकार है, रिकार का प्रयोग भी अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी में नहीं हुआ। दरअसल रिकार का जो है अशोक के अभिलेखों में जो भाषा है पाली और प्राकृत है, और पाली प्राकृत के व्याकरण में रिकार प्रयोग, व्याकरण के वर्णमाला में ये रिकार ही नहीं है, इसलिए अभिलेखों में वो प्रयुक्त नहीं हुआ है ना जी। लेकिन तो ये रिकार का प्रयोग आपको ब्राह्मी में नहीं मिलेगा लिपि में, लेकिन फिर भी आपको लिखना हो, क्योंकि कई बार हमारे विद्यार्थी पूछते हैं साहब हमें कोई श्लोक लिखना है, कुछ लिखना है, तो इसका विकल्प क्या हो सकता है। तो हम इसको प्राकृत में अथवा पाली में कन्वर्ट कर देंगे तो रिकार जो है रिकार हो जाएगा। री, जैसे संस्कृत शब्द है ऋषि, तो प्राकृत में या तो ऋषि होगा या इसी होगा या ईसी होगा, ओके, उसमें प्राकृत में। तो उसी प्रकार से रिकार को री में कन्वर्ट करके आप फिर ये र बनाइए, ऐसा र रस्सी जैसा र है, और इसमें यहां ऊपर में एक आ की मात्रा लगा के फिर और ऊपर ले जाइए ई की मात्रा कर दीजिए। तो ऐसा काम चलाने के लिए आप ऐसा री लिख सकते हैं, ओके जी। उसी प्रकार से लू, लिकार का भी प्रयोग पाली प्राकृत में नहीं है। अब अशोक के अभिलेखों में भी लिकार नहीं मिला, लेकिन आपको लिखना है तो फिर आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। लू को आप लिरी में कन्वर्ट कर दीजिए, लिरी, ऐसा। तब आप ये ल है ब्राह्मी का, ल में ये लेफ्ट साइड राइट साइड में एक आ की मात्रा ऊपर में लगा देंगे तो ई की मात्रा हो जाएगी ली, और र में भी एक ई की मात्रा, ऐसे। इस प्रकार से आप लिरी लिख सकते हैं, ओके। हाँ सर जी सर जी। फिर है ए, और ए जो है त्रिभुज के आकार के जैसा है, ऐसा। ये हो गया आपका ए। कुछ अभिलेखों में ये ए ऐसा मिला, ऐसा, अथवा ये, तो आपको इतने ए के प्रकार मिल जाएंगे, ओके। यस यस सर। आई, अब आई लिखने के लिए ए में ए की मात्रा लगानी है। देवनागरी में भी आप देख सकते हैं, हम पहले ए लिखे और ए के ऊपर एक ए की मात्रा लगाई तो आई हुआ। ब्राह्मी में ए की मात्रा है तो आप ए बनाइए, त्रिभुजाकार का ए, और ए की मात्रा लेफ्ट साइड में लगेगी, ऐसे। ये हो गया आपका आई, ओके। और यदि राइट साइड में किसी अक्षर के राइट साइड में लग रही है ऐसी स्लीपिंग लाइन, तो वो आ की मात्रा हो जाती है। जैसे हमने का देखा, क, और राइट साइड में एक स्लीपिंग लाइन लगाई उसके सर पे, तो ये का हो गया, ओके। यदि आपको के करना है तो क के लेफ्ट साइड में ये ए की मात्रा लगाइए तो ये के हो जाएगा,
तो ये आई की मात्रा स्पष्ट होगी, एक की Yes, मात्रा हाँ जी। आई ओ, और जो ओ है ये अंग्रेजी के जेड जैसा है, ऐसा। फिर से लिख रहा हूं, बिल्कुल जेड जैसा है ओ। ओके, औ औ लिखने के लिए आपको ओ बनाइए और इसमें एक पीछे में आ की मात्रा इतना लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका औ। कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में औ ऐसा भी मिलता है, तो ये दोनों प्रकार आप औ के देख लीजिए। गुरु जी, दूसरा दिख नहीं रहा है स्पष्ट से। अच्छा, दूसरा स्पष्ट नहीं दिख रहा, मैं ओके, मैं दूसरी जगह सनलाइट औ अर्थात ऐसा जेड जैसा, ये तो ओ हो गया। इसमें राइट साइड में एक स्लीपिंग लाइन खींची, तो ये हो गया आपका औ। और कहीं कहीं ये आपको स्लीपिंग लाइन लेफ्ट साइड में भी आ जाती है, ऐसा। तो ये दो प्रयोग आपको औ के मिल जाएंगे। हेलो। ओके जी। हाँ नमस्ते सर। वो जेड जी की नमस्ते। जो औ की जो मात्रा है वो ऊपर की तरफ रहती है या बीच में रहती है? हाँ देखिए, यदि आपको किसी व्यंजन वर्ण में मात्रा लगानी है तब तो जैसे कौ लिखना है, ओके, यहां से आपका क्लियर होगा। तब तो आपको क ऊपर में लेफ्ट टू राइट आ की मात्रा, ये हो गया का। लेफ्ट साइड में ए की मात्रा, ये हो गया को। फिर एक और ए की मात्रा, ये हो गया आपका कौ। ओके, तो अच्छा मात्रा तो अच्छा। औ की मात्रा ये हुई यदि किसी व्यंजन वर्ण में लगाना है तो। लेकिन आपको औ स्वर वर्ण लिखना है तब आपको क्या करना होगा, एक ओ बनाना होगा ऐसा जेड जैसा। ओके, और इसमें हाँ आपको वो तो आपके पास हो गया। देखिए देवनागरी में औ कैसे लिखेंगे, ये तो हुआ ओ। ओके, यस अब इसको यस। औ करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मात्रा स्लीपिंग एक लाइन कौन देनी है जो। कौन सी मात्रा एक लगानी है यहाँ स्वर वर्ण औ करने के लिए, एक ही मात्रा लगानी होगी। वो तो हो गया, एक सिर्फ एक ही मात्रा और लगा देंगे तो औ हो जाएगा, ठीक है ना हाँ जी हाँ। जी। तो अब आपके पास वो तो ये रहा, स्वर वर्ण पहले से है। ओके, यस अब सर। इसको औ करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक स्लीपिंग लाइन देनी है। एक स्लीपिंग लाइन देनी है। तो ये दो प्रकार इसलिए मैंने बताया, एक तो ऐसा मिलता है, ओके, हाँ जी हाँ जी। और एक प्रकार ये यहां भी, यानी एक ही मात्रा और पीछे आ की मात्रा, ऐसा करके बीच में से पूरा खींच दिया तो ये हो गया आपका औ। हाँ सर जी ओके सर, थैंक यू जी, थैंक यू। औ हो गया। और अह अर्थात अनुस्वार। तो अनुस्वार ब्राह्मी में देवनागरी के जैसा ही है, अर्थात ये अ और यहाँ अनुस्वार लगेगा अक्षर के पीछे, अक्षर के ऊपर नहीं। देवनागरी में जैसे उसके सर पे लगाते हैं वैसे नहीं, राइट साइड में यहां आपको अनुस्वार लगेगा, तो ये हो गया अंग। ओके, उसी प्रकार से जिसे कम लिखना है, क अनुस्वार, ये कम हो गया। ओके, फिर अह अर्थात विसर्ग। तो विसर्ग भी देवनागरी के जैसा ही है, दो बोला। तो अ
और ये 2 गोले बनाए, ये हो गया आपका अह, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। ओके। हाँ गुरु। जी सर, जी सर। जी, तो स्वर वर्ण हमारे पूरे हो गए। स्वर वर्णों में यदि आपको कोई प्रश्न है, कोई अक्षर समझ में नहीं आया तो आप बताइए। मैं फिर से लिख कर बताऊंगा। तो आगे बढ़े, हम लोग व्यंजन वर्णों पे चलें। हाँ हाँ गुरु। हाँ सर। जी, जी सर। जी। अभी व्यंजन वर्ण क वर्ण, क, आपको क लिखना है तो ये एक प्लस के चिन्ह जैसा, ये हो गया आपका क। और आप देख सकते हैं जैसे हम कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि भारत की समस्त लिपियों की जननी है, तो इस क से आपको बहुत सारे अक्षर, हमारे कई लिपियों के अक्षर इस सिंबल से आपको बने हुए मिल जाएंगे। जैसे आप देवनागरी का क देखें तो देवनागरी या नागरी की विशेषता है कि उसमें शिरोरेखा होती है, और ब्राह्मी की विशेषता है कि उसमें शिरोरेखा नहीं होती। तो यदि हम इस ब्राह्मी के क को देवनागरी में कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें एक शिरोरेखा लगा दीजिए। ओके। और अब आपके पास लेखन का साधन टाँकी हथौड़े के बजाय कलम आ गया, तो अक्षर को आप जो है थोड़ा गोलाकार बना दीजिए। तो यहाँ इसको गोला कर दीजिए, लेफ्ट गोला, और राइट साइड से नीचे ले जाइए। देवनागरी का क हो गया। ये है गुरु। जी, उसी प्रकार से यदि आप शारदा का क देखें तो ये शारदा का क ऐसा है, एक गोला, राइट में भी एक गोला और शिरोरेखा। शारदा लिपि का क हो गया। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपका ब्राह्मी लिपि उपस्थित है। एक शिरोरेखा लगाई और ये बीच वाले चिन्ह को, इसको 2 गोले में बदल दिए। शारदा लिपि का क हो गया। उसी प्रकार से आप यदि ग्रंथ लिपि का क देखें तो ऐसा एक सिंबल बना करके बीच में से वही स्टैंडिंग लाइन आ रही है, और लेफ्ट में एक गोला, दूसरा गोला, वापस गए लेफ्ट टू राइट, और यहाँ गोला कर दिया। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ब्राह्मी उपस्थित है। इसी प्रकार से यदि आप उड़िया का क देखें तो उड़िया लिपि में भी क लगभग ऐसा है, ऐसा है ना सर? तो यहां भी आप देख सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि उपस्थित है। ऐसे आप हर एक अक्षर में देख सकते हैं। आप अ में देख सकते हैं, जैसे हमारा अ था, ये ब्राह्मी का अ है। इसको जो है देवनागरी का अ में ये जो हिस्सा है दोनों इस प्रकार का हो गया। एक स्टैंडिंग लाइन सीधी बची हुई है, बीच में इसको जोड़ दिया, ऊपर शिरोरेखा लगा दी। और नागरी लिपि, प्राचीन नागरी में 13वीं शताब्दी की अगर नागरी लिपि का अ देखें तो वो तो लगभग ऐसा ही है। ये ब्राह्मी का आपने ये अ बनाया ऐसा, और इस पर शिरोरेखा लगा दीजिए, और ये नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा इतना ही मोड़ना है, एक त जैसा और लगा दीजिए यहाँ, और नीचे में थोड़ा पूछ जैसा लगा दीजिए। तो ये नागरी लिपि का, प्राचीन नागरी का 10वीं शताब्दी का अ हो जाएगा। ओके। तो हम जो कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि भारत की समस्त लिपियों की जननी है, तो इस अक्षरों में, अन्य लिपियों के अक्षरों में वो हमको बैठी हुई दिखाई देती है। ओके। तो यहाँ प्रसंगवश मैंने थोड़ा सा बता दिया। ये आपका क हो गया। ख, ख जो है
एक ऐसा क्वेश्चन मार्क जैसा बनाइए और नीचे में एक गोला बनाइए। तो ये हो गया आपका ख। यहां भी आप देख सकते हैं कि इसको भी देवनागरी लिपि में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। कैसे कि ये जो बीच का स्टैंडिंग लाइन है इसको ले लीजिए, नीचे का जो गोला है इसको बीच में ले जाइए, ऊपर का जो ये हिस्सा है इसको यहां से ऐसे जोड़ दीजिए, शिरो रेखा लगा दीजिए। तो ब्राह्मी लिपि से ख का कॉन्सेप्ट आया। ओके, ख। कई बार ख में नीचे में ये गोला नहीं भी होता है, सिर्फ इतना क्वेश्चन मार्क जैसा होगा। ग, और ग इस प्रकार का उल्टा वी जैसा, गगन जैसा, ये हो गया ग। हाँ, जो घ है आप ऊ जैसा बनाइए, थोड़ा ऐसा, और इस स्थान पर एक स्टैंडिंग लाइन खींचिए, इतना, तो ये आपका घ हो जाएगा। ओके, अब यहां भी देख सकते हैं आप, इस घ को भी देवनागरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आधा हिस्सा जो है, इतना हिस्सा, तो वो इस घ का ही है। प्रारंभ में घ 10वीं शताब्दी का घ ऐसा है नागरी लिपि में, बाद में फिर वो जो है और सीधा होकर के इस प्रकार से देवनागरी में आता है 18वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी तक घ ऐसा था, और 5वीं शताब्दी तक ये जो है ऐसा था ब्राह्मी में। ओके, घ, ग, और ये ग जो है एक स्लीपिंग लाइन, राइट टू लेफ्ट, फिर ऊपर से नीचे, और फिर राइट साइड, एक प्रकार से अंग्रेजी के सी जैसा, आधा बॉक्स जैसा ग हो जाएगा। ओके, सर ये नीचे वाली रेखा हल्की सी लंबी रहेगी इसमें? नहीं, दोनों समान रहेंगी। शायद लंबी दिख रही है तो मैं ठीक कर देता हूँ जी। दूसरा प्रकार आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये ड है, ओके, ड के पीछे अनुस्वार लगा दीजिए, ये भी ग हो जाएगा। और ये दोनों ही अक्षर दरअसल हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं, अभिलेखों में तो नहीं है। अशोक के अभिलेखों में ये ग अक्षर प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन कई पुस्तकों में गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने भी इसका जो है प्रयोग किया प्राचीन लिपि माला में, इस प्रकार से बना करके। तो हम ऐसे इनको बना सकते। ओके ओके जी, तो ये आपका क वर्ग पूरा हो गया। च वर्ग, च, और जो च है एक स्टैंडिंग लाइन खींचिए और इसको लेफ्ट साइड में गोला कीजिए, ये हो गया आपका च। ओके, छ, कई बार ये ऐसा भी हो जाता है क्योंकि कई अभिलेखों में वो लिपिक ने अक्षर की आकृति को जो है मोड़ दिया, तो ऐसे दोनों प्रकार से आपको मिल जाएगा, लेकिन ये प्रयोग ऑथेंटिक है। ओके, अब यहाँ च में भी देख सकते हैं, ये इसी च से यदि लिपि का प्राचीन नागरी का च बनाना हो तो ऐसा होगा। ये ब्राह्मी का च बनाया और यहाँ एक अर्धचंद्राकार जैसी आकृति बना दी,
नीचे में थोड़ा पूंछ जैसा लगा दिया और ऊपर में शिरोरेखा लगा दी। तो ये प्राचीन नागरिक का च 8वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। बाद में फिर यही च जो है ये ऐसा स्वरूप, यानी ये जो गोला है इस स्वरूप में आ गया, ये स्टैंडिंग लाइन रही, ऊपर शिरोरेखा लगी। ये देवनागरी में 18वीं शताब्दी में ऐसा आ गया। ओके, 6 लिख लेते हैं हम लोग। और ये 6 जो है, आप एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और इसमें फिर वापस आधे हिस्से में जाकर के इसको ऐसा गोला करके फिर ऐसा, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। एक इतनी स्टैंडिंग लाइन बनाई, एक नीचे में गोला ठ जैसा बनाया, यहीं से इसको वापस लिया, तो ये हो गया आपका 6। तो इस ब्राह्मी का 6 भी आपको यहाँ देवनागरी के 6 में बैठा हुआ मिल जाएगा। यही 6 आपको जो है प्राचीन नागरी में भी इस प्रकार से मिल जाएगा लिखा हुआ। ये प्राचीन नागरी का 6 हो गया। ओके, तो ये एप्पल जैसा 6, जो है एक तो ऐसा है, एक सिंपल सा, जैसे एक स्लीपिंग लाइन लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट से एक स्टैंडिंग लाइन नीचे की ओर, फिर राइट गए, ऐसे दोनों समान रहेंगी और बीच में भी एक खींच दिए। एक जो तो ऐसा अंग्रेजी के ई जैसा, दूसरा इसको थोड़ा राउंड जैसा कर दीजिए, एक सी आकार, इसको दोबारा से घुमा दीजिए ये। तो ये 2 प्रकार आपको जौ के ब्राह्मी में मिल जाएंगे। ओके हाँ गुरु जी। झ जो अक्षर नहीं समझ में आया आप बताइएगा, मैं 2 बार 3 बार लिख करके बताऊंगा। झ, तो ये आपका जो झ है, ये एक स्टैंडिंग लाइन और लेफ्ट टू राइट, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बीच में से और ऊपर की ओर ले जाएंगे, यानी उल्टा 4 संख्या जैसा। कई बार ये थोड़ा सा ऐसा उल्टा प जैसा। ओके, तो प्रारंभ में तो ये बीच का हिस्सा ऐसे स्लीपिंग लाइन है सीधा, फिर बाद में ये थोड़ा सा यहां से गोलाकार ले लेता है। तो इस प्रकार से आपको ये 2 झ के प्रकार मिल जाएंगे। यो, और जो ये यो है, एक प्रकार से इस झ को यदि उल्टा कर देंगे तो यो हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट टू राइट एक स्लीपिंग लाइन इतना, और बीच के हिस्से से यहां से इसमें ऐसा एक उल्टा त जैसा ऐसा जोड़िए, तो ये होगा आपका यो। फिर से लिख रहा हूं, लेफ्ट टू राइट एक स्लीपिंग लाइन, फिर नीचे लाए एक स्टैंडिंग लाइन, बीच में से एक राइट साइड में त जैसा जोड़िए, तो ये आपका यो हो जाएगा। ओके, चवर्ग पूरा हुआ। आगे बढ़े हम लोग। English letters are also come from Brahmi Lipi. सर, English letters also came from Brahmi Lipi. आपकी आवाज कट रही है, प्लीज से अगेन। English letters इंग्लिश Also- लेटर्स भी, अच्छा, came from Brahmi Lipi. मैं समझा नहीं, थोड़ी सी आवाज कट रही है आपकी, इतना मैं समझा। English letters
derived from Brahmi लिपि. अच्छा, That is my question. जो या आप कह रहे हैं इंग्लिश लेटर क्या ब्राह्मी लिपि से निकले हैं? हाँ, कह नहीं सकते. मुझे हिंदी मुश्किल तो. ओके सर, नो प्रॉब्लम. बट जैसे वो भी आया था तो जेड के जैसा था. जी हाँ, जी सर. लेकिन ऐसा और- कहना, ऐसा जब तक कोई एविडेंस, कुछ ऐसा पक्का एविडेंस ना मिले तब तक कहना बड़ा मुश्किल है. लेकिन ब्राह्मी लिपि रोमन से प्राचीन है और भारत की समस्त लिपियों के लिए कॉन्सेप्ट ब्राह्मी से लिए गए हैं. इसलिए हो सकता है कि रोमन स्क्रिप्ट ने भी अक्षरों के निर्माण के लिए ब्राह्मी से कॉन्सेप्ट लिए हों, लेकिन कुछ एविडेंस हमारे पास नहीं है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. वर्ग तो बड़ा सरल है ये. एक मिनट. ऐसा अंग्रेजी के सी जैसा ऐसे भी बना सकते हैं आप. तो क्या बोला? ठ, और ठ को आप इसको पूरा कर दीजिए. देखिए, ब्राह्मी लिपि की एक विशेषता ये भी है कि इसमें वर्ग का पहला अक्षर जिस तरह की आकृति से बन रहा है, उस वर्ग के ज्यादातर अक्षर वैसी ही आकृति से जो है बनते हुए चले जाएंगे. जैसे तो आधा गोला, ठ पूरा गोला. अब इन अक्षरों को भी आप देवनागरी में और नागरी में ला सकते हैं. सिर्फ सिंपल देवनागरी लिपि की विशेषता है कि उसमें शिरोरेखा होती है. इसमें सिर्फ एक बीच में स्टैंडिंग लाइन लगा करके शिरोरेखा लगा दीजिए, देवनागरी का ठ हो गया. उसी प्रकार से ट को भी आप देवनागरी में कन्वर्ट करना, एक स्टैंडिंग लाइन बना के शिरोरेखा लगा दीजिए, देवनागरी का ट हो गया. और प्राचीन नागरी में ये ठ ऐसा है, ये ठ ऐसा है. ओके, ट तो ट जैसा ही है, ट ऐसा है प्राचीन नागरी में. तो यहां देख सकते हैं आप, लगभग 5वीं शताब्दी में, और ये जो है 8वीं 9वीं शताब्दी में आ रहा है. ओके, तो हम ट और ठ, ट ठ ड, ये ड एक स्टैंडिंग लाइन. योर बैटरी इज रनिंग लो. ड एक स्टैंडिंग लाइन, इसको लेफ्ट ओर में लाए, लेफ्ट साइड में, और ऐसे कर दिया. ये आपका ड हो गया. ड और ढ, ढ तो ढ जैसा ही है. ये ढ, नो चेंज. शायद जो ढक्कन वाली कहावत है वो यहीं से आई. देवनागरी में भी ऐसा ही है, ये ढ हो गया. ब्राह्मी में भी ढ ऐसा है. ये ब्राह्मी से कई लिपियों में ऐसा है. और न, न अंग्रेजी के आई जैसा है. 1 मिनट मुझे बस दीजिएगा, आप लोग लिखिए तब तक. बैटरी लो दिखा रहा है, मैं चार्जिंग में लगा देता हूं. जी, तो ये आपका ट, ठ, ड, ध, ण, अंग्रेजी के आई जैसा. जी, आगे बढ़े हम लोग. जी सर.
हाँ गुरु। तो एक स्टैंडिंग लाइन जैसा खींचिए और इसमें यहां से राइट साइड से नीचे की ओर ऐसा एक आकृति बनाइए, तो ये हो आपका त हो जाएगा। ओके, कई बार ये ऐसा भी मिलता है अभिलेखों में, यहां से लेफ्ट साइड में थोड़ा सा मुड़ गया और फिर यहां से राइट साइड में ऐसा, तो ऐसा तो मिलेगा। और बाद में ये जो है 8वीं शताब्दी के आसपास आपको इस आकार में आ जाता है ऐसा, और फिर 10वीं शताब्दी के आसपास इसमें 9वीं शताब्दी में जो है कह सकते हैं शिरोरेखा आ जाती है ये, और 13वीं शताब्दी के आसपास ये इस आकार में आ जाता है, और लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास इसमें ये बिल्कुल ऐसा, और शिरोरेखा ये यहां तक, इस पहले यहां तक लेफ्ट राइट साइड में नहीं है, लेकिन बाद में 17वीं शताब्दी के बाद राइट साइड में भी इसकी शिरोरेखा बढ़ जाती है। गुरुवार जो आगे वाला है वो बस दिख नहीं रहा है। अच्छा, कौन सा नहीं दिखा? ये वाला? उसके बाद वाला। जी हाँ गुरु जी। तो देखिए ये ऐसा है, ये स्लीपिंग लाइन यानी शिरोरेखा, स्टैंडिंग लाइन, और ये इसमें शिरोरेखा सिर्फ लेफ्ट साइड में यहां तक ही है, राइट साइड में शिरोरेखा नहीं। बाद में 16वीं शताब्दी के बाद ये शिरोरेखा और राइट साइड में भी आ गई। ओके जी, धन्यवाद जी। तो ये आपके त हो गए विविध प्रकार के थ। एक जो है ये गोला बनाइए, यदि सिर्फ इतना गोला है तो ये क्या होगा? ठ होगा, ये ठ होगा जी। और बीच में एक बिंदी लगा देंगे तो थ हो जाएगा। ओके, तो ओके ठ पूरा गोला और थ ये गोला के बीच में एक बिंदी, तो थ और ठ में सिर्फ इतना ही अंतर है, ये ध्यान रखना है। त थ द, और द भी देवनागरी के जैसा ही है ऐसा, और किसी अभिलेख में ये ऐसा, दोनों प्रयोग द के आपको मिल जाएंगे। जी हाँ गुरु, जैसे द और ध में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जी, द में और ढ जी 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 बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो है ये वाला प्रयोग भी हुआ है, ठीक है ना? ओके, ध दरअसल अशोक के ब्राह्मी को जब सर्जन प्रिंसिप ने पढ़ा तो उन्होंने पहले दानम ही पढ़ा, क्योंकि उसको द बिल्कुल ऐसा ही मिल गया, द आ न अनुस्वार। सबसे पहले इन जो है 3 अक्षरों को पढ़ा गया, उसके बाद ब्राह्मी की पूरी वर्णमाला उन्होंने तैयार की, क्योंकि सांची के अभिलेखों में और स्तूप में जो है और भी कई जगह ज्यादातर अभिलेखों में दानम ये जो है कॉमन वर्ड आ रहा था, और उनको लगा कि ये देवनागरी के द जैसा ही है, ये आ की मात्रा हो सकती है, ये न ये अनुस्वार देवनागरी में है। इस प्रकार से सबसे पहले ये दानम पढ़ा गया। ओके, ध, और ये ध जो है अंग्रेजी के डी जैसा है। ओके,
जी हाँ जी, कई बार ये ऐसा उल्टा भी होगा, ऐसा कि जो लिपिक है, लिपिक का ये इसको स्क्राइबल एरर कह सकते हैं। लिपिक ने लिखते समय वो जो है आकृति को थोड़ा बदल दी। 9 और 9 एक स्टैंडिंग लाइन, इसके नीचे में एक स्लीपिंग लाइन, ये हो गया आपका 9। अब इस 9 में भी आप देख सकते हैं देवनागरी और नागरी दोनों विराजमान हैं। हाँ गुरुवर, और उल्टा ये रोमन का टी भी समझ जा रहा है। जी, इस 9 को जी उल्टा टी जैसा, लेकिन इस 9 को यदि आप एक राउंड ऐसे घुमा दें तो ये क्या स्थिति बनेगी, ऐसी एक स्टैंडिंग लाइन और ऐसी। और देवनागरी की विशेषता है उसमें सिरोरेखा लगा दीजिए। और अब हमारे पास लेखन के लिए कलम है तो थोड़ा इसको नल का कॉन्सेप्ट दे दीजिए, तो न हो गया। इसी प्रकार से आप ये ध भी देखें तो ये वाला ध नागरी लिपि में 8वीं शताब्दी में ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा, उसमें पूछ है, और पूछ नहीं है तो यही अक्षर जो है सिर्फ इतना है, तो ये 4 नंबर है, 4 नंबर नागरी में। तो त थ द ध न। आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी, यस सर। प, और ये प लेफ्ट से राइट साइड में इतना मोड़िए, ये हो गया आपका प। फिर से बता रहा हूं, ये प। अब इसके जैसा एक अक्षर था, ये क्या है, स्वरवर्ण उ। ओके, ये उ है और ऊपर में थोड़ा मुड़ गया तो प हो गया। फिर है फ, भी प के साथ से ही बनेगा, अर्थात ऐसा प बना लीजिए और ये जो स्थान है इसको गोला कर दीजिए, तो ये फ हो जाएगा। ओके, हाँ गुरु जी। ब जो है बॉक्स जैसा है, यानी एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर से एक स्लीपिंग लाइन, नीचे में एक स्लीपिंग लाइन, फिर एक स्टैंडिंग लाइन, तो एक आपका ब हो गया, भ। और ये जो भ है 2-3 प्रकार का मिलता है। एक तो ऐसा, आप एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और इसको थोड़ा ऐसा अर्धचंद्राकार लेफ्ट साइड में लेकर के जाइए, यहां से एक तिरछी रेखा खींचिए, तो ये आपका भ हो गया। दूसरा ऐसा, ऐसा, तो यहां भी देख सकते हैं देवनागरी लिपि में भी लगभग ये जो हिस्सा है, ये वाला इसके साथ मिलता जुलता है। म, और म जो है एक चंद्राकार जैसा ऐसी आकृति बनाइए, इसके नीचे गोला एक लगा दीजिए, तो ये म हो गया। ऐसे भी बनता है, ये ऐसा,
सरल तरीका यह है कि आप एक गोला बना लीजिए, इसके ऊपर एक चंद्राकार जैसा ऐसा बना दीजिए, तो ये आपका म हो गया। तो ये पावर पूरा हुआ। यह ऐसा है एक स्टैंडिंग लाइन और इसके नीचे में एक ऐसा ये घड़ी का पेंडुलम जैसा ऐसा आकृति बनाइए, ये आपका यह हो गया। और एक प्रकार ऐसा है कि एक स्टैंडिंग लाइन और नीचे से लेफ्ट साइड में मोड़ दीजिए और यहीं से फिर एक राइट साइड में भी मोड़ दे दीजिए, एक हुक जैसा। यह एक अभिलेख में ये य बिल्कुल ऐसा मिला टेढ़ा, और एक प्रकार य का आपको ये उल्टा तीर जैसा। तो इतने प्रकार के आपको य मिल जाएंगे। ओके, र और र जो है र रस्सी के जैसा। एक प्रकार र का सिर्फ एक स्टैंडिंग लाइन ऐसा। ल, तो ल आप जो प जैसा बनाइए, इतना ये जो प बनाया, नहीं, ल एक स्लीपिंग लाइन, इसमें नीचे से य जैसा जोड़ करके और ऊपर जाइए, ये आपका ल होगा। मैं फिर से बना रहा हूं, एक स्लीपिंग लाइन बनाइए और नीचे की ओर लाइए, जैसे य जैसा या अंग्रेजी का यू जैसा इसमें जोड़िए और इसको ऊपर तक ले जाइए, ये हो जाएगा आपका ल। वो जो है एक छोटी स्टैंडिंग लाइन और इसमें एक गोला जोड़ना, ये हो गया आपका वो। अब देखिए सिर्फ ये ऐसा है तो क्या होगा, ठ। यदि इसके बीच में एक बिंदी है तो थ। ये ठ, ये थ और ये हो गया आपका वो जी। यर ल व श। तालव्य श, तालव्य श ऐसा है, ये जैसे आपने ख जैसा बनाया था ना, ये ख जैसी आकृति बनाइए, लेकिन यहाँ पे एक तिरछी रेखा खींचिए, तो ये हो जाएगा श। एक प्रकार और है ऐसा, एक ग जैसा, जैसे लेकिन राइट साइड के पैर को थोड़ा बड़ा कर दीजिए और इसमें यहां एक तिरछी रेखा, श। एक प्रयोग श का आपको ऐसा एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर में त्रिशूल जैसा ऐसा। तो देखिए यही चिन्ह यहां भी प्रयोग हुआ, तो यहां ये उल्टा त्रिशूल जैसा है तो य, और सीधा तीर जैसा हो गया तो श हो गया। ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है? अच्छा, नहीं दिख रहा है। मेरा ब्लैक बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है सर? ना। और लोगों को ब्लैक बोर्ड दिख रहा है गुरुजी, किंतु जो बाद वाला बोर्ड है वो नहीं दिख रहा है। अच्छा, बाद वाला नहीं दिख रहा है। सर फुल स्क्रीन करिए, दिखाई देगा। हाँ सर, थोड़ा स्क्रीन को फुल करके देखिए। सर पूरी स्क्रीन दिख रही है आपकी। हाँ जी, You can pin the श यहां दिखाई दे रहा है सर? आम दृश्य दे। तो ये श जो है एक ऐसा एक ख जैसा
और इसमें यहाँ एक तिरछी रेखा लगाइए। ये शौ एक प्रकार, और दूसरा प्रकार ये ऐसा एक हल जैसा, यहाँ एक तिरछी रेखा खींचिए, और तीसरा प्रयोग ऐसा, ये सीधा तीर जैसा। ओके, तो 3 प्रकार के। अब ये जो तीर जैसा है ना, ये चिन्ह इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सील हैं उनमें ये चिन्ह है। अब ये वहां शो के लिए है या किसके लिए है, ये जो है थोड़ा अभी रिसर्च का विषय बना हुआ है। तो ये हो गया आपका तालव्य शौ, मूर्धन्य शौ। मूर्धन्य शौ ऐसा आप प जैसा बनाइए, और इसमें यहां से एक छोटा सा ये आकृति जोड़िए, ये हो जाएगा आपका शौ। शौ और दंत्य स। दंत्य स ऐसा है, एक स्टैंडिंग लाइन नीचे की ओर गए, और इसको आप यहां से राइट साइड में मोड़िए थोड़ा, यहां देवनागरी के त जैसा लगाइए, तो ये हो गया आपका स। फिर से लिख रहा हूं, ये इस प्रकार से ऐसा, या फिर ऐसा। ओके, ये आपका स हो गया। अब त हमारा कैसा था, ये त है, ये त है, और ये स है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ। हाँ जो है, ये ऐसा प बनाइए, और यहां से राइट साइड में एक स्लिपिंग लाइन खींचिए। इतना करने से यह हो जाएगा। ओके, यदि ये घूम जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, लॉ। लॉ। लॉ जी, ये लॉ है। तो आप हा और लॉ में अंतर जो है देख सकते हैं, सिर्फ इतना है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे जो है ये व्यंजन वर्ण पूरे हो जाते हैं। क्षत्रज्ञ को देख लेते हैं। व्यंजन वर्णों में कोई प्रश्न है किसी का? संयुक्त अक्षर छ, त्र और ज्ञ। दरअसल ब्राह्मी लिपि में संयुक्त अक्षर लेखन की परंपरा ऊपर से नीचे है, इसलिए संयुक्त अक्षर लेखन यहाँ का लेखन का जो विधान है बड़ा ही सरल है। और दोनों यहाँ आधे अक्षर है नहीं, दोनों ही अक्षर पूरे होंगे। नीचे वाला अक्षर ऊपर वाले अक्षर को आधा करेगा। तो ये आपका छ जो है मिलकर के बना है क प्लस श से। ओके जी, तो आपको क्या करना है, क बनाना है। ये क बनाया, इसके नीचे तो ये क हमारा ऐसा है और मूर्धन्य श ऐसा है, तो क बना करके इसके नीचे मूर्धन्य श जोड़ दीजिए, ये लीजिए, ये हो गया आपका छ। ओके, जी उसी प्रकार से त्र, तो त्र मिलकर के बना है त प्लस र से। तो त कैसा है, ये त ऐसा है और र रस्सी जैसा है, तो बन जाएगा ये। आप त बनाइए, त हो गया, इसमें यहां र जोड़ दीजिए, त्र। और ज्ञ, ज प्लस यो से मिलके बना है, ज प्लस यो। तो ज कैसा है, ये ज है, और यो कैसा है, ये यो है। इन दोनों को जोड़ देना है, तो कैसे जुड़ेगा, ये ज
और इसमें यहां से राइट साइड के हिस्से से यहां से यो जोड़ दी, तो ये हो गया आपका ग्यों। ओके हाँ गुरुवर। जी, तो इस प्रकार से हमारी ये वर्णमाला ब्राह्मी के स्वर और व्यंजन पूरे हो जाते हैं। स्वर और व्यंजनों में यदि किसी का कोई प्रश्न है, यदि कोई अक्षर समझ में नहीं आया हो, आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं। गुरुजी व्यंजन वर्ण में कैसे हलंत कैसे दिया जाएगा? अच्छा देखिए, हलंत का चिन्ह यहाँ नहीं है, ब्राह्मी में हलंत्यम का चिन्ह नहीं है। आपको देखिए म हलंत्यम, हलंत्य म अशोक के अवलेखों में कहीं प्रयोग नहीं हुआ, वहां अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। तो इसलिए वो अनुस्वार लिख करके, जैसे कम कम लिखना है आपको, कम भी ऐसा भी लिखना है, तो क्या करेंगे, क अनुस्वार, ये हो गया कंग, उच्चारण कंग होगा। विसर्ग का भी प्रयोग नहीं है? विसर्ग का प्रयोग है, विसर्ग तो ऐसा ही है, दो गोला, जैसे कह लिखना है, क दो गोला, ये हो गया क। अनुस्वार भी है, ओके, लेकिन हलंत्यम का हलंत चिन्ह नहीं। ओके, तो इस प्रकार से हमारे स्वर व्यंजन पूरे हो जाते हैं और फिर मात्राएं और संख्याएं बचती हैं। यदि 3-4 मिनट का आप समय देंगे तो मैं मात्राएं लिख करके बता सकता हूं या संख्याएं लिख के बता सकता हूं। अभी 4-5 मिनट आप मतलब हम इस क्लास को चला सकते हैं। हाँ गुरुवर जी, तो हम मैं मात्राएं लिख करके बताता हूं, जिससे अगली कक्षा के लिए आपको अपना नाम लिख सकते हैं, आप कुछ शब्द बना सकते हैं। जैसे आपको क में ही मात्रा लगानी है, आपको क लिखना है तो ये क, आ की मात्रा का लिखना है तो क में आ की मात्रा यहाँ लेफ्ट टू राइट ऊपर में का, ओके। की लिखना है तो क और राइट साइड में एक आ की मात्रा और इसको ऊपर की ओर और बढ़ाइए तो ये हो जाएगा आपका की, ई की मात्रा। कई बार ये ई की मात्रा इस प्रकार से भी मिलती है, क और थोड़ा ऐसा, बाद में ये जाकर के जो है देवनागरी लिपि का जो ये ई की आकार है इस आकार में आती है, ओके। ये भी की है। बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा आप क लिखिए और यहां जो ऊपर में एक स्टैंडिंग लाइन लगाई थी इसको डबल कर दीजिए, ये दो, तो दीर्घ इकार हो गया की, कु, अर्थात उ की मात्रा अक्षर के नीचे लगेगी। तो क और नीचे में राइट साइड में एक स्लिपिंग लाइन कु, ह्रस्व उकार, ये कु। दीर्घ उ, दीर्घ उ कैसे लिखेंगे बताइए, क में बड़ी उ की मात्रा कैसे लगाएंगे? नीचे डबल 2 बार होगा, नीचे डबल कर देंगे, ओके जी। हाँ, कभी कभी ये आकृति ये क और ऐसे वी आकार भी लेती है, ओके। यानी कि जो दोनों ये आड़ी रेखाएं थी ये वी आकार में आ गई है, ये देखिए। इसी प्रकार से क में बड़ी की मात्रा भी क, आ और ये वी आकार, जब दोनों मात्राएं जुड़ रही हैं तो इस प्रकार से भी एक जो है चिन्ह लगा हुआ हमको अवलेखों में मिलता है, ओके। तो दीर्घ उकार हो गया और रिकार तो है नहीं, रू तो है नहीं, लेकिन आपको लिखना है तो इसको किरी में बदलना पड़ेगा। किरी, छोटी की मात्रा लगाइए, बड़ी की छोटी की लगा देते हैं तो क ई की मात्रा, र में ई की मात्रा, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन रिकार की मात्रा वहां है नहीं।
ओके, फिर है ए की मात्रा यानी कि के। तो क और लेफ्ट साइड में ए की मात्रा लगेगी ऊपर में। ओके, यानी बीच का जो हिस्सा है, जैसे आ की मात्रा अक्षर में ऊपर से बीच के हिस्से तक कहीं भी लग रही थी, इसी प्रकार से ए की मात्रा भी बीच के हिस्से तक कहीं भी लगी हुई मिल सकती है। जैसे ये क, यहां भी आपको ए की मात्रा लगी हुई मिल जाएगी, ये भी के है। ओके, लेकिन ये बीच वाला जो हिस्सा है इसे नीचे में नहीं लगी हुई के। और फिर है कई, तो मैं के का दूसरा स्वरूप यही लिख देता हूं, क और के, कई। अर्थात दो मात्रा लगानी है, तो क और कैसे लगाएंगे बताइए आई की मात्रा? बाएं तरफ दो की तरफ बाई तरफ जी, करेंगे। लेफ्ट साइड में दो स्लिपिंग लाइन, ये कई हो गया। ये प्रकार, ये जो है जुड़ी हुई वी आकार भी हो सकता है, क और ये वी आकार, ये भी कई है। ओके, को कैसे लिखेंगे, कोई बता सकता है? दोनों साइड होगा, आ का मात्रा भी होगा लेफ्ट और राइट पर स्लिप लाइन होगा। जी, तो देखिए ये क बना लिया, पहले आ की मात्रा राइट साइड में लगाइए, का हो गया, लेफ्ट साइड में ए की मात्रा लगाइए, तो ये हो गया आपका को। कऊ, कऊ कैसे लिखेंगे? ओ की तरह होके दोनों साइड में रहे। जी, तो देखिए ये क्या हुआ, क। ओके, अभी क्या हुआ, का। का। अभी क्या हुआ, को। और एक और लगा दिया, तो अब क्या हो गया, कौ। इस प्रकार से आपकी कई बार ऐसा भी प्रयोग मिलता है, क, आ और ए की मात्रा दोनों एक साथ और एक ये। ओके, तो ये भी कौ हुआ, लेकिन ये प्रयोग बहुत कम मिलेगा, वो मात्राओं को लहिया बिल्कुल अलग करके लिखता है। तो दोनों प्रयोग हमें ध्यान में रखना है। तो को, कौ, कंग, कंग लिखना है तो क, अच्छा कंग, क और एक अनुस्वार, ये कंग हो गया। और कह, अच्छा विसर्ग, क और राइट साइड में दो गोले, ये हो गया विसर्ग। तो इस प्रकार से हमारी ये मात्राएं पूरी हो जाती हैं। मात्राओं में किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है किसी का? गुरु जी, सब वर्ण में ऐसे ही मात्रा लगेगा तो थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? जैसे क मतलब क्रॉस है तो लग जा रहा है, लेकिन ख, ग। हाँ जी, जो अक्षर गोलाकार आकृति में है उनमें ऊ की मात्रा में मात्रा लगाते समय समस्या होती है, तो वो अक्षर के नीचे लगेगी। जैसे कि नीचे लगता है, हाँ नीचे लगता है। जैसे कि ये ठ है। ओके, तो ठ में आपको ठू लिखना है, तो इस प्रकार से लिखा होगा ठू, दीर्घ उकार, ये ठ और ये दो मात्राएं नीचे, या फिर वी आकृति दे देंगे तो ये ऐसा ठू। ओके, कई बार जो ज है, ज में आ की मात्रा लगाते समय, ये ज है ना, क्योंकि ज तो आपका ऐसा है और ज में आ की मात्रा ज्यादातर बीच में ऐसे यहां लगी हुई मिलेगी। आप छोटा सा ये हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा, ये जा हो जाएगा। जी, जैसे प है, ये प है, आपको पू करना है, नीचे में ऊ की मात्रा हो गया पू।
तो जो अक्षर गोलाकार आकृति में है उनमें ऊ की मात्रा को जो है नीचे लगा सकते हैं, लेकिन आ की मात्रा, ए ऐ की मात्राएं जो है ऊपर में ही लगेंगी। जैसे आपका ये कहना था कि श में कैसे लगेगी, तो आपका ये श है, ऐसा श है, शे करना है तो यहां लगाइए शे। ओके, ये हो गया शे। यदि आपको शो करना है तो आ की मात्रा यहां शो, और यदि आपको इसे शौ करना है तो शौ। यदि आपको शी लिखना है श और ये शी, हर्षविकार और 2 लगा देंगे दीर्घ का शी। ओके सर। गुरुजी ठ में ओ औ कर लगाया तो जी जी बिल्कुल। देखिए ये ठ, ओके, आपको ठा लिखना है तो यहां बीच में आ की मात्रा, ये तो हो गया ठा। थे लिखना है, ठ में ए की मात्रा हमेशा लेफ्ट साइड में आएगी, ये हो गया थे। ओके, आपको थो करना है तो ठ, आ की मात्रा ऊपर भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। चलिए मैं बीच में लगा, दरअसल ठ में ज्यादातर यहाँ बीच में लगी हुई मिलती है, ये ठा, और यहाँ लगा दिया ए की मात्रा ठो। कई बार ये लेफ्ट, ये भी ए की मात्रा भी बीच तक आ सकती है, तो ठ आ ठा ए थो, ये हो गया आपका थो। ओके जी, आपको ठू लिखना है तो ठ नीचे में लगाइए ठू। ओके, ठऊ लिखना है ठऊ, तो लेफ्ट साइड 2 बार, तो ठ लेफ्ट में 2 वी आकार दे सकते हैं, राइट में 1 आ की मात्रा, ये हो गया आपका ठऊ। इसी प्रकार से थ में भी आप मात्राएं लगा सकते हैं। ओके जी, तो इस प्रकार से हमारी ये जो है ब्राह्मी में मात्रा लगाने का विधान पूरा हो जाता है। और आप लोग थोड़ा सा लिख करके अभ्यास करिएगा, कुछ शब्द आप लिख सकते हैं। संयुक्त अक्षर मैंने बता दिया कि ऊपर से नीचे दोनों ही पूरे लिखे जाएंगे, सारे संयुक्त अक्षर इसी प्रकार से लिखे होंगे, तो आप संयुक्त अक्षर भी लिख पाएंगे और आप जो है अपना नाम लिख सकते हैं। आप 10-10 शब्द भी आप लिखना चाहें तो ब्राह्मी में लिख सकते हैं। और कहीं यदि कोई कठिनाई आए तो आप मुझे व्हाट्सएप में लिख करके भेज सकते हैं, तो मैं उसको जो है देख लूंगा या उसका लिख करके आपको बता दूंगा। और फिर बची संख्याएं, तो संख्याएं हम आज करें या नेक्स्ट क्लास में करेंगे षडंगी सर? यदि समय है तो मैं संख्या लिख करके बता सकता हूँ। क्योंकि समय 5:30 हुआ है, यदि आपके अनुकूलता है तो मैं संख्याएं लिख करके बताऊं। गुरुजी आपके व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। अच्छा, आप हमारा जो ग्रुप है ना, ये आप तो षडंगी सर को भेज सकते हैं आप। जी जी जी, तो क्या मैं नंबर संख्याएं लिख करके बता दूं? संख्याएं भी बड़ी सरल है। तो हमारा एक काम पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ संख्या, जैसे कि पहले हमारे घरों में दादी दादा जो है, जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो जैसे दूध वगैरह बेचते हैं या कुछ हिसाब रखते हैं, तो वो क्या करते थे कि जैसे कि एक रूमाल में आज वो इसके यहाँ 1 लीटर दूध गया, एक गांठ लगा ली, दूसरे दिन 2 लीटर गया, दूसरी गांठ लगा दी। तो एक प्रकार से वैसा ही कॉन्सेप्ट है यहाँ। जैसे एक नंबर के लिए एक स्लीपिंग लाइन, ये 1 हो गया, ओके, 2,
2 के लिए 2 स्लीपिंग लाइन, और बाद में ये 2 जाकर के थोड़ा ये आकार लेता है, ऐसा होता है, और फिर जो है ये ऐसा होता है, और फिर ये रूप लेकर के आपके देवनागरी लिपि में आ जाता है। ओके, 3 नंबर, और 3 नंबर में भी 3 स्लीपिंग लाइन। तो यहाँ 1 से 3 तक तो ऐसे नंबर जो है स्लीपिंग लाइन में चलते हैं। ओके, और ये 3 भी फिर आगे जाकर के ये तीनों ये इस प्रकार से जुड़ते हैं, और फिर ऐसे आके इसमें पूंछ जैसा लग जाता है, और फिर ये आकार ले लेता है, और आपका ये देवनागरी लिपि में ऐसे पहुंच जाता है। ओके, 4 नंबर, और जो 4 नंबर है वो एक तो ये जो क है, ये क 4 के लिए प्रयोग हुआ है। अब यहां देख सकते हैं सीधा सा उनका कॉन्सेप्ट है। क में 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, 4 रेखाएं हैं, 4 नंबर के लिए प्रयोग कर लिया। ओके, तो फिर से लिख रहा हूं, ये क 4 के लिए प्रयोग हुआ है, और म भी 4 नंबर के लिए प्रयोग हुआ। ये म, ये भी 4 है। ओके, 5, और जो 5 है, 5 के लिए एक तो ये 5 के लिए प्रयोग हुआ है। एक प्रकार से देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 हिस्से हैं, इसमें 5 स्टैंडिंग लाइन जैसी हो रही हैं, 5 नंबर। ओके, और 5 के लिए फिर एक ये वाला भी प्रयोग हुआ ऐसा, और एक प्रयोग जो है फिर आगे जाके ये ऐसा सीधा हुआ ऐसा, और फिर ये ऐसा, इस प्रकार से देवनागरी तक 5 नंबर पहुंच जाता है। ओके, 6 नंबर, और जो 6 नंबर है, ये जो ज है ना, ज जो है 6 नंबर के लिए प्रयोग हुआ है। ओके, ये 5 के सारे प्रयोग ब्राह्मी के ही हैं, या मतलब देवनागरी तक कैसे गया आप ये बता रहे हैं? ब्राह्मी से ये 2 प्रयोग ब्राह्मी के हैं। तीसरा जो है आपको ब्राह्मी के तुरंत बाद आप जो है नागरी का बिल्कुल प्रारंभिक रूप कह सकते हैं, यहां तक भी ब्राह्मी लेके जा सकते हैं। 5वां रूप ये दोनों नागरी में चले जाते हैं। मैं ब्राह्मी से नागरी तक का जो है इन नंबरों का विकास क्रम आपको बताया। 6 नंबर ज जैसा है। ओके, और बाद में फिर यही जो है ऐसा पूंछ लगा करके आपके जो है नागरी में चला जाता है। 6 हो गया। 7, और जो आपका 7 है, एक तो ऐसा ये जो ख जैसा क्वेश्चन मार्क जैसा, ये 7 के लिए प्रयोग हुआ है, और फिर ये ऐसा प्रयोग हुआ है, और फिर ये ऐसे घूम करके ये आकार में आया, और फिर ये 9वीं शताब्दी में ऐसा आ जाता है। ओके, 8 जी, और जो 8 है, एक प्रयोग तो ऐसा है, ऐसा, ये 8 है ब्राह्मी का। ओके, और देवनागरी में नागरी में इस प्रकार से आ जाता है, और एक जगह ये ट भी 8 के लिए प्रयोग हुआ है। ओके, 8 और 9, और जो 9 नंबर है, ये 9 नंबर एक तो ऐसा एक नंबर जैसा, एक संख्या जैसा 9, कहीं ये ऐसा उल्टा भी हो गया, ये भी, और बाद में ये जो 8 है, इस 8 में एक ऊपर में रेफ जैसा लगा करके, और एक प्रयोग फिर ये ऐसा।
ये हिस्सा थोड़ा ऐसे मुड़ेगा, इस प्रकार से 9। ओके, और 10 के लिए आप इस बिंदी को ले सकते हैं, अनुस्वार को ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर 10 लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 तो इसके आगे ये 0, ये होगा 10। ओके, 20 लिखना है तो 2 बनाइए, उसके आगे 0। 30 लिखना है तो 3, उसके आगे 0। इस प्रकार से आप जो है संख्याएं पूरा कर सकते हैं। सर, ये जो शून्य के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, शून्य का प्रयोग तो मतलब एक ये बिंदी के जैसे होगा या फिर ठ के जैसे गोले के रूप में होगा? दरअसल वहां तो वो जो बिंदी बना रहे हैं ऐसी बिंदी नहीं होगी, ये गोला बीच में खुला हुआ बिंदी नहीं होगी, क्योंकि वो टाकी हथौड़े से लिख रहे हैं ना, वो तो ये जैसे आपका ये टाकी है, हथौड़े से ऐसे ठोकेगा, ऐसा ठोक के गोला करेगा। ठीक है जी सर जी, तो अनुस्वार जैसा कहते हैं सर। जहाँ शून्य का प्रयोग हमको मिलेगा, वहाँ भी केवल ऐसे एक बिंदी ही बनी हुई मिल जाएगी हमको। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। ओके, तो इस प्रकार से हमारे स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर और मात्राएं हो जाती हैं। दरअसल एक ही दिन में मैंने थोड़ा कुछ ज्यादा बता दिया, लेकिन ब्राह्मी अभी बड़ी सरल है, आप लोगों ने भी थोड़ी बहुत पहले से सीखी होगी, और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा तो ये आसानी से आ जाएगी। अगली कक्षा में हम कुछ अभिलेख देख सकते हैं और कुछ वाक्य निर्माण कर सकते हैं। आप लोग भी कुछ वाक्य बनाइएगा, कुछ शब्द लिखने का प्रयास कीजिएगा, तो ये आसानी से आ जाएगी जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय दिया इसके लिए बुद्धेश्वर षडंगी गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, एवं सभी विद्वत जनों को सादर प्रणाम। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तं न्यायेन मार्गेण मही महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम देव शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार। अस्तु सर्वे अनुमेट कुर्वन्तु। इदानीं पुनः मंगला विश्व कल्याणार्थं शान्ति मंत्रं पठिष्यामः। सर्वे जयतु भारतम जयतु भारतम जयतु संस्कृतम जयतु अनुसंधानम जयतु ज्ञानम। सर्वेभ्यः नमो नमः। धन्यवाद वाक्यं नमो नमः। बहु धन्यवाद। अस्माकं पुरस्तात् ब्राह्मी लिपि परिचय विषये बहूनि तथ्यानि एव तैः प्रदत्तानि परवर्तिनि पर्याये इन्स्क्रिप्शन् आनीय एव पठनं भविष्यति। तेन किं स्यात् न इन्स्क्रिप्शन् मध्ये
प्रस्तरशिलाभिलेख मध्ये याः समस्याः आगच्छन्ति तासां समस्यानां समाधानं कर्तुम्। अस्तु, परवर्तिनी अनुभागं पश्यामः। कार्यक्रमः शोभनः आसीत्। बहु शोभनः। अस्माकम् अनादिमठं मणिपुरतः अस्माभिः संयुक्ता अस्ति। इयमपि साहित्यविभागीया व्याख्यात्री अस्ति। अस्माकं महाविद्यालये वरिष्ठा व्याख्यात्री। अस्तु, सर्वेभ्यः पुनः पुनः एव धन्यवादं व्याहृत्य विरमामः। उत्तम सिंह महोदयाय पुनः पुनः एव धन्यवादं व्याहरामः। बहुत अच्छा किया। हम अगले बार क्या करेंगे ना, इंस्क्रिप्शन एक लाके उसको पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें कि क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को, ये मिलेगा। अभी तो ये परिचय हो गया, इसको थोड़ा प्रैक्टिस किया जाए। उसके बाद एक इंस्क्रिप्शन को लाके देखेंगे, देखिए ये एक्चुअली है, लेकिन इंस्क्रिप्शन एक मिलता है, तो इसको इसी हिसाब से आगे बढ़ाना है। नहीं, बहुत अच्छा। आपकी सेवा के लिए व्यासश्री हमारा फैमिली पूरा आभार प्रकट कर रहा है।